हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्री के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा यकीन है कि हमारे सारे फ्रेंड्स मेंस लिख रहे हैं इस बार, और लास्ट ईयर का भी लिख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं और हम आने वाले मेंस के लिए भी तैयारी करते हैं। तो मेंस के लिए सबसे अच्छा है आंसर राइटिंग, तो हम आंसर राइटिंग ही करेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सुदूर संवेदी सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम घटक, उपग्रह के प्रकार, सुदूर संवेदन के प्रयोग, GIS और के घटक उपयोग पढ़ेंगे, और GPS मतलब भौगोलिक पोजीशनिंग सिस्टम आधारभूत संकल्पना का उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पहले हम करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चंस। भूस्थितिक उपग्रह क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हैं? तो पृथ्वी की उच्च कक्षा में चक्कर लगाने वाले वे उपग्रह जो कि भूमध्य रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की गति की दिशा में पश्चिम से पूर्व लगातार 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं, उन्हें कहा जाता है भूस्थितिक उपग्रह। यह एक एकल भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 40% भाग पर नजर रख सकता है। तो यदि कोई एक भू स्थितिक उपग्रह है तो वो क्या कर सकता है? 40% भाग पर नजर रख सकता है। ऐसे 3 उपग्रह, इनमें से प्रत्येक को 120 डिग्री अक्षांश से अलग किया जाए तो यह पूरे ग्रह को कवरेज प्रदान कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं तो भूस्थितिक उपग्रह क्या है? तो ये एक ऐसे उपग्रह होते हैं जो कि हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन लगाएंगे कहाँ? तो उच्च कक्षा में लगाते हैं। कितनी दूरी पर? तो भूमध्य रेखा पर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं, और जैसे पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में चक्कर लगाते हैं। और एक कोई भी भूस्थितिक उपग्रह है तो वह 40% भाग को कवर करता है पृथ्वी के। तो यदि हम 3 लगा देंगे तो 120 डिग्री देशांतर से अलग कर दिया जाएगा, तो पूरे पृथ्वी को ये कवर कर लेगा, पूरे ग्रह को कवर कर लेगा। अब आते हैं वैज्ञानिक उपग्रह क्या होते हैं। तो साइंटिफिक सैटेलाइट क्या होती हैं? वैज्ञानिक उपग्रहों को खोज एवं शोध कार्यों में इस्तेमाल में लाया जाता है। इनकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र, अंतरिक्ष विकिरण, पृथ्वी और उसके वायुमंडल, सूर्य एवं अन्य तारे, ग्रह एवं चंद्रमाओं से संबंधित घटनाओं का डेटा प्राप्त किया जाता है, और ज़रूरी शोध कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। संबंधित घटनाओं का डेटा हम प्राप्त कर लेंगे और उनका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, शोध कार्यों के लिए करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे इसरो को जो आदित्य 1L1 है, इसको सूर्य के अध्ययन के लिए छोड़ा गया है। तो वैज्ञानिक उपग्रह क्या आते हैं? इनका प्रयोग खोज में, शोध कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इनसे क्या करते हैं? इनकी मदद से हम चुंबकीय क्षेत्र को, अंतरिक्ष विकिरण को, पृथ्वी, वायुमंडल, सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्रमा और उनसे संबंधित पूरी घटनाओं का डेटा प्राप्त करते हैं। उनका हम काम शोध कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा है आदित्य L1। अब आते हैं ऑर्बिट किसे कहा जाता है? तो ऑर्बिट कहा जाता है अंतरिक्ष में विभिन्न खगोलीय निकाय हैं, अर्थात वस्तु जिस निश्चित पथ पर किसी अन्य निकाय या वस्तु का चक्कर लगाती है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, अर्थात कक्षा कहा जाता है। ऑर्बिट क्या होती है? तो जितने भी खगोलीय निकाय हैं, वस्तु हैं, वह एक निश्चित पथ पर किसी दूसरे निकाय वस्तु का चक्कर लगा रहे हैं, उस कक्षा या पथ को ऑर्बिट कहा जाता है। लेगेंस पॉइंट क्या होता है? तो जो लेगेंस पॉइंट है वह सूर्य और पृथ्वी के मध्य एक स्थित विभिन्न पॉइंट होते हैं, जिन्हें लेगेंस पॉइंट पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है वह समाप्त हो जाता है। मतलब एक साइड से सूर्य खींच रहा है और एक साइड से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ये दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों के बल क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, उसे कहा जाता है लेगेंस पॉइंट। लेगेंस पॉइंट पर रखी हुई वस्तु, कोई भी वस्तु हो, चीज़ हो, वह सूर्य और पृथ्वी की ओर समान रूप से खींचेगी और सूर्य की ओर या सूर्य के चक्कर या चारों ओर पृथ्वी के साथ घूर्णन करती है। तो जैसे पृथ्वी के साथ घूर्णन करेगी, सूर्य का भी समान बल लग रहा है और पृथ्वी का भी समान बल लग रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? लेगेंस पॉइंट कहा जाता है। तो लेगेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे कि इसमें हम सबसे अच्छा होता है डायग्राम बना दो, एक अपन सूर्य बना देंगे, एक पृथ्वी बना देंगे, और इसकी बहुत सारी लेगेंस पॉइंट है, जैसे कि L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। ये सब क्या होते हैं? लेगेंस पॉइंट होते हैं। तो लेगेंस पॉइंट क्या है? तो एक ऐसा स्थान है, ऐसा बिंदु है जहाँ पर सूर्य और जो पृथ्वी है इनके दोनों का ही समान आकर्षण बल लग रहा है, समान खिंचाव है, वह सूर्य की परिक्रमा भी करती है पृथ्वी के साथ साथ। फिर आते हैं अवरक्त किरणें क्या होती हैं। तो जो अवरक्त या फिर इंफ्रारेड वेव होती हैं वह गर्म पिंडों या फिर अणुओं से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को कभी कभी ऊष्मा
तरंगें भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊष्मीय पदार्थों से उत्पन्न होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऊष्मीय तरंगें कहा जाता है। क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु अवरक्त किरणों को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे विभिन्न पदार्थ हैं या जल के जो अणु होते हैं वह अवरक्त किरणों को क्या करते हैं, तुरंत अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण के पश्चात इनकी तापीय गति बढ़ जाती है, अर्थात ये गर्म हो जाते हैं। जैसे ये अब किसी भी ऊर्जा को या जो तरंग होती हैं अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेंगे अणु, तो क्या हो जाएंगे, ये इनकी तापीय गति बढ़ जाती है और ये गर्म हो जाते हैं। प्रयोग, अवरक्त किरणों का प्रयोग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में जैसे कि टीवी, रेडियो रिकॉर्डर वगैरह, वीडियो रिकॉर्डर में इसका प्रयोग किया जाता है। तरंग दैर्घ्य इनका क्या होता है, तो इनकी तरंग दैर्घ्य होती है 8 × 10⁻⁻7 मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर तक इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। इसका आवृत्ति परास होता है, इनकी आवृत्ति होती है 6 × 10⁻10 हर्ट्ज से 4 × 10⁻40 हर्ट्ज तक की इनकी होती, 14 तक की इनकी हर्ट्ज होती है। तो हमारी अवरक्त किरणें क्या होती हैं, तो ये ऐसे गर्म पिंडों से, अणुओं से उत्पन्न होने वाली तरंगें होती हैं। इससे इनको ऊष्मीय तरंगें भी कभी कभी कहा जाता है। जो कोई पदार्थ होता है, विभिन्न अधिकांश पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, अवरक्त किरणों को, और इनको अवशोषित करने के बाद उनकी तापीय गति बढ़ जाती है और वह गर्म हो जाते हैं। इनकी आवृत्त तरंगों का उपयोग हम घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में जैसे कि टीवी, वीडियो रिकॉर्डर में करते हैं। इनका तरंग दैर्घ्य कुछ 8 × 10⁻⁷ मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर तक होता है। और आवृत्ति कितनी होती है, तो आवृत्ति जो परास है वह होता है 6 × 10⁻10 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। फिर आता है जीपीएस का आविष्कार किसने किया था। जो जीपीएस है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर इवॉन गेटिंग के द्वारा। प्रोफेसर वर्डफोर्ड पर्किंसन और रोजन एल ईस्टन प्रमुख आविष्कारक माने जाते हैं। तो 3 वैज्ञानिकों के द्वारा जीपीएस का प्रयोग या आविष्कार किया गया था। जीपीएस में भी 3 वर्ड हैं, लेटर हैं, तो इनका भी जो आविष्कारक करता है वो भी 3 हैं। तो पहले आते हैं अपने कौन, इवेन गेटिंग। इवेन गेटिंग क्यों, हम अपने जीपीएस जो होता है उसका प्रयोग करके कहाँ जाते हैं, इवनिंग पर ग्रेटिंग करने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, चौपाटी वगैरह जाते हैं ना, तो इवन ग्रेटिंग याद हो जाएगा। प्रोफेसर बेडफोर्ड पर्किंसन, तो पार्क भी तो बगल में ही पड़ता है और ब्रेड भी खाते हैं, तो बेडफोर्ड पर्किंसन और रोजर एल ईस्टर्न। तो ये रोज आते हैं, कभी कभी ईस्टर पे भी चले जाते हैं। तो ये क्या है, जीपीएस के प्रमुख आविष्कारक हैं। कौन कौन है, तो पहले आता है हमारा, देखो नॉर्मल भी नाम याद रखोगे तब याद रहेगा, इवन ग्रेटिंग। फिर आते हैं हमारे बर्डफोर्ड पर्किंसन एंड नेक्स्ट आते हैं रोजर एल ईस्टर। भारतीय सुदूर संवेदन का जनक किन्हें माना जाता है, चलो भैया हमारे भारत में भी कुछ कुछ सुदूर संवेदन हैं, उनके आविष्कारक कौन है, तो प्रोफेसर पिसरौथी। जो पिसरौथी, रामा पिसरौथी हैं, इनको भारतीय सुदूर संवेदन का जनक माना जाता है। भैया इतनी सुदूर संवेदन, तो सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग है, तो इतने दूर है, रिमोट मतलब सुदूर है, दूर से हमें सेंस करना है, तो क्या हो जाएगा भैया, हम पिस जाएंगे भैया, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या होते हैं, पिसरौती, रामा पिसरौती इसके भारतीय सुदूर संवेदन के जनक हैं। 1960 के दशक के अंत में इन्होंने नारियल विटल रोग का भी पता लगाने के लिए सुदूर संबंधी अग्रणीय प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले प्रयोग किसमें किया था, जो नारियल विटल रोग है, इसका पता लगाने के लिए हमने सुदूर संवेदी प्रणाली का प्रयोग किया था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए हवाई जहाज का प्रयोग किया था। अपने जितने प्रयोग थे उनके लिए किसका प्रयोग किया गया था, उपयोग किया था, इन्हें जहाज का उपयोग किया था। स्वामित्व योजना या स्वामित्व स्कीम क्या है, तो ग्रामीण सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संशोधित मानचित्रों की योजना को स्वामित्व योजना कहा जाता है। यह वर्ष 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसका प्रयोग सर्वेक्षण के जो बुनियादी ढांचे को तैयार करना, GIS मानचित्र एवं ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। किस योजना का लक्ष्य है ये, तो
स्वामित्व योजना है, स्वामित्व योजना, सबका स्वामित्व बताना है। स्वामित्व योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये ग्रामीण सर्वेक्षण करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों से संशोधित जो मानचित्र हैं उनकी योजना है। 2020 में 2020 में इसको लागू किया गया था। बुनियादी ढांचा तैयार करता है गाँव का सर्वेक्षण करने के बाद, और जो GIS मानचित्र हैं ग्रामीण नियोजन के लिए जो सटीक भूमि है इनकी रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराता है। प्रमुख देशों की सुदूर संवेदी श्रृंखला बताइए। जो रिमोट सेंसिंग सीरीज है उनको हमें बताने हैं, जो कि अलग अलग देशों के। पहले आता है हमारा कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनकी है लैंडसैट। तो भैया इनका लैंड हमेशा कभी सेट ही नहीं हो पाता, कभी इस पर कब्जा कर लेंगे, कभी उस पर कब्जा कर लेंगे। तो लैंडसैट किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। फिर आता है भारत, जिसकी है IRS भारत की है। फ्रांस की है स्पॉट। तो फ्रॉक पहन लो, हर कोई आपको स्पॉट करेगा, हर स्पॉट पर दिख जाएंगे, तो स्पॉट। फिर आता है जापान, जिसकी है जार्स। क्या है? जार्स। किसकी है? जापान की है। तो सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी है लैंडसैट। भारत की है IRS, फ्रांस की है स्पॉट और जापान की है जार्स। फिर आता है लाइटर का पूर्ण रूप बताना है। लाइटर क्या होते हैं? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइटर का फुल फॉर्म। लाइटर क्या होती है? लाइट डिटेक्शन रेंजिंग। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें 50 शब्दों में उत्तर देने हैं, मतलब ये होगा 5 मार्कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GPS क्या है? इसके प्रयोग लिखने हैं। तो GPS बताएंगे हम सबसे पहले है क्या। GPS एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो कि सभी मौसमों की स्थिति में स्थान, समय की जानकारी प्रदान करता है, और वह चाहे पृथ्वी के किसी भी जगह क्यों ना हो, स्थिर हो। तो ये क्या होता है? GPS क्या करता है? तो हमारी पूरी पृथ्वी पर नेविगेशन प्रणाली का प्रयोग करने वाला एक उपग्रह प्रणाली है, जो कि सभी मौसम की स्थिति का, इस समय का, स्थान की जानकारी पता लगा। हम GPS स्टार्ट करके नहीं चले जाते, मार्केट जाते हैं ना, हम सबके मोबाइल में होता है GPS। हम क्या करते हैं? लोकेशन चालू करते हैं और चले जाते हैं। तो ये हमें क्या बताता है? हमारे स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है, चाहे वह पृथ्वी घूम रही हो, रुक जाए या फिर कहीं भी निकल जाए घूमने के लिए, तब भी ये देता है। GPS सिस्टम 24 उपग्रहों की मदद से कार्य करता है। 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे अपनी योजनाएं देता रहता है, हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो 24 उपग्रहों की मदद से कार्य करता है। यह सभी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 1200 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थित होते हैं। तो 12 घंटे दिन में होते हैं, तो ये 1200 किलोमीटर नहीं, 12,000 मील की दूरी पर हमने इसको क्या कर दिया है? स्थापित कर दिया है ये सारे उपग्रहों को। GPS का प्रयोग सामान्य तौर पर निम्न 5 उपयोगों के लिए किया जाता है। तो हम सामान्यतः 5 देखेंगे। पहले आता है लोकेशन के लिए, दूसरा आता है नेविगेशन के लिए, तीसरा आता है ट्रैकिंग के लिए, चौथा आता है मैपिंग के लिए, एंड पांचवा आता है टाइमिंग के लिए। तो लोकेशन देता है किसी भी समय की स्थिति, पोजीशन का पता लगाने में। नेविगेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में या ले जाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैकिंग में किसी भी वस्तु या व्यक्तिगत मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए ट्रैक करता है। मैपिंग दुनिया के मानचित्र बनाता है, और टाइमिंग सटीक समय का पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा सुदूर संवेदी प्रणाली के उपयोग बताने हैं। तो सुदूर संवेदी उपग्रह या प्रणाली जो है हमारा रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग क्या है? तो यह कृषि विज्ञान में उपग्रह से प्रेषित चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कृषि विज्ञान है, उपग्रह हैं, हम इनसे प्रेषित जो चित्र होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। बर्फ़ की जानकारी पता लगाने में कि बर्फ़ पिघली, कितनी जमी इस बार, पिछली बार ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतनी पिघल गई थी, इसका पता लगाने में, बर्फ़ की जानकारी का पता लगाने में हम इसका प्रयोग करते हैं सुदूर संवेदी प्रणाली का। फिर आते हैं वनों का सर्वेक्षण संरक्षण करने में। जैसे हम अब तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती ना कि चौकीदारी नहीं कर सकते ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इससे रिमोट सेंसिंग से ही सब कुछ पता लगा लेंगे कि अच्छा इतने पेड़ कट गए, इतने पेड़ बचे हैं, यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है, अच्छा ये लोग गए थे, तो रिमोट सेंसिंग से पता चल जाता है। समुद्रों में मत्स्य उद्योग हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा हैं, इस बार यहाँ पर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, इनका पता लगाने में, और हमारे कौन सी मछुआरे कहाँ गुम गए हैं, उनकी नाव कहाँ पर है, पिछली बार या लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था, इसका पता चल जाता है। मौसम संबंधी जानकारी पता चल जाती है। अच्छा यहाँ चक्रवात आ रहा है, इन्हीं लहरों से आ रहा है, मतलब दूसरी बार यहाँ आएगा, यहाँ तक पवनें आ गई हैं, चलो तुम अलर्ट हो जाओ। तो ये मौसम संबंधी जानकारी भी देता है। प्राकृतिक संसाधनों की खोज करता है। तो जब भी रेडियो सेंसिंग जो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी पृथ्वी के बारे में पता चल जाता है।
तो बहुत सारे खनिज हो गए, भूमि का उपयोग संबंधी मानचित्र भी हम निकाल सकते हैं, मिट्टी का अध्ययन कर सकते हैं, मिट्टी भी हमें अलग से वहाँ पे दिख जाती है, जंगल दिख जाते हैं, मौसम दिख जाता है और संसाधन भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, खोज करने में मदद मिलती है। तो भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र बनाता है, मिट्टी के अध्ययन हेतु उपयोग होता है, भूगर्भ सर्वेक्षण या भूगर्भ शास्त्र है उसकी जानकारी के लिए भी उपयोगी है, नगर नियोजन हेतु उपयोगी है, जल संसाधन हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह किस में प्रयोग किए जाते हैं? नहीं, सुदूर संवेदी प्रणाली। पहला, कृषि विज्ञान में उपग्रह से प्रक्षेपित चित्र का प्रयोग किया जाता है, बर्फ की जानकारी लगाने में, वनों से संरक्षण हेतु, समुद्र से मत्स्य उद्योग के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, प्राकृतिक संसाधन खोज के लिए, भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र के लिए, मिट्टी के अध्ययन के लिए, भूगर्भ शास्त्र की जानकारी के लिए, नगर नियोजन के लिए और जल संसाधनों हेतु उपयोग किया जाता है। अब आता है हमारा सुदूर संवेदन की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा जानकारी संग्रहण के चरण बताइए। तो हमने सुदूर संवेदी प्रणाली थी, इसका प्रयोग देख लिया कि हम किस में करते हैं, लेकिन हम इससे अपनी जानकारी या जो संग्रहण मानचित्र हैं, सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको हम संग्रहण कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आता है हमारा सुदूर संवेदी की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा विभिन्न जानकारियों का संग्रहण निम्न चरणों से किया जाता है। पहले आता है ऊर्जा स्त्रोतों की प्राप्ति। तो हम क्या करते हैं, जो ऊर्जा स्त्रोत हैं उनकी स्थिति से हम प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा ऊर्जा के स्त्रोतों से धरातल की ओर गमन। तो पहले हमारा क्या है, ऊर्जा स्त्रोत है, उससे क्या होगा, जो ऊर्जा स्त्रोत से कुछ बीम्स या प्रकाश निकलता है वो कहाँ जाता है, धरातल की ओर गमन करता है। फिर जो ऊर्जा होती है वह धरातल के विभिन्न भागों पर पदार्थों से टकराती है। फिर वह धरातल वायु मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, संवेदन की ओर गमन करती है। और संवेदन या जो संवेदक होते हैं वह धरातल से जो उत्सर्जन वस्तु है उनका संग्रहण करते हैं और संग्रहित जानकारी की भू-स्थितिज अभिगाही केंद्र की प्राप्ति करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो समझ में आया? अब बोलोगे नहीं आया तो हम समझाते हैं कैसे। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी सुदूर संवेदी प्रणाली है इससे इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त की जाती है। हमने तो बता दिया कि हम इसे कृषि में उपयोग कर सकते हैं, मत्स्य में कर सकते हैं, समुद्री खनिज में कर सकते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं, सबका अध्ययन करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? तो पहले होता है एक ऊर्जा स्रोत होता है, उससे कुछ प्रकाश ऊर्जा वगैरह कहाँ पर, धरातल की ओर जाती है। जब धरातल की ओर जाती है तो धरातल बहुत सारे पदार्थ होते हैं, पर्वत होते हैं, पानी होता है, धरातल में ठोस होती है, चट्टानें होती हैं, तो इनसे टकराता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसके टकरा कर वापस भेज देते हैं। जब वो टकरा कर वापस भेजते हैं, कुछ उत्सर्जन करेंगे और क्या करेंगे, संवेदन की ओर कुछ भेज देंगे। तो जो संवेदक होगा वह धरातल से उत्सर्जित होने वाली जो वस्तुओं हैं उनका संग्रहण कर लेता है। फिर उनका क्या करता है, भू-स्थितिक अभिग्रहण केंद्र को प्राप्त होते हैं। जो हमें फोटो खींच लेते क्या चाहिए, चमक रहा था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसकी क्या करते हैं, केंद्र की प्राप्ति करते हैं, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय भू-स्थैतिक नीति 2022 के प्रमुख बिंदु लिखने हैं। जो हमारे भू-स्थानिक जो नीति है 2022 उसको लिखना है। भारत को वैश्विक भू-स्थानिक क्षेत्र की एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति NGP 2022 की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 क्या है? तो जो भारत की वैश्विक भू-स्थानिक क्षेत्र है उसमें वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 की घोषणा कर दी है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? तो यह एक मजबूत राष्ट्रीय ढांचे का निर्माण करना चाहता है। इसका उपयोग देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने और सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए कर सकते हैं। तो हम जो क्या करेंगे, इसका उपयोग भू-स्थैतिक जो अवसंरचना है, भू-स्थैतिक जो कौशल है, ज्ञान है, मानक है, भू-स्थैतिक व्यवसाय है उसको विकसित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भू-स्थैतिक सूचना के सृजन में प्रबंधन हेतु नवाचार को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को मजबूत करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लक्ष्य क्या है हमारे भू-स्थैतिक उपग्रह का? तो पहला क्या करेगा, ये राष्ट्रीय ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा, निर्माण करेगा। इसका प्रयोग हम देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। भू-स्थैतिक अवसंरचना से क्या होगा, जो भू-स्थानिक कौशल है, ज्ञान है, मानक है, भू-स्थैतिक व्यवसाय है वह विकसित होंगे। इससे सूचना के सृजन में प्रबंधन हेतु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय व उपराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आती है
संस्थागत ढांचा। तो राष्ट्रीय स्तर पर भूस्थैनिक ढांचा संवर्धन एवं विकास समिति भूस्थैनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित रणनीतियों को तैयार करने और लागू करने हेतु शीर्ष निकाय होगी। तो हमारे इसका संस्थागत ढांचा क्या है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, कौन इसको चला रहा है, किसकी बात मानेगा? तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भूस्थैनिक ढांचा संवर्धन और विकास समिति है वो इसमें रणनीति को तैयार करेगी, लागू करने के लिए एक शीर्ष निकाय बनाया गया है। तो विजन को साकार करने के लिए कुछ नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे 2025 तक हम भूस्थैनिक क्षेत्र के उदारीकरण, मूल्यवर्धित सेवाओं के साथ संवर्धित व्यवसायीकरण के लिए डेटा के लोकतांत्रिकरण का समर्थन करने वाली एक सक्षम नीति एवं कानून ढांचा तैयार किया जाएगा। तो हम 2025 तक क्या करने वाले हैं, जो भूस्थैनिक क्षेत्र है उसमें हम उदारीकरण लाएंगे, मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए संवर्धित व्यवसायीकरण के लिए डेटा के लोकतंत्रीकरण का समर्थन करने वाली एक सक्षम नीति एवं कानून ढांचे को तैयार कर रहे हैं। फिर 2030 के लिए भी हमने कुछ लक्ष्य रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, उच्च विभेदन, स्थलाकृति सर्वेक्षण एवं मानचित्रण सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर और जंगली एवं बंजर भूमि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक हम इसका प्रयोग करेंगे मानचित्रण का। तो उच्च विभेदन, स्थलाकृति सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के लिए हम क्या करेंगे, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर और जंगल और जो बंजर भूमि है उसके लिए हम 50 से 100 सेंटीमीटर तक के मानचित्रण करने वाले हैं। फिर बस 2035 के लिए लक्ष्य रखा है हमने 2035 ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने के लिए उच्च विभेदन एवं सटीकता युक्त अंतर्देशीय जल एवं उथले गहरे समुद्र की सतह स्थलाकृति की वॉथीमेट्रिक भूस्थैतिक डाटा प्राप्त करेंगे। तब 2035 तक ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने के लिए उच्च विभेदन सटीकता युक्त अंतर्देशीय जल उथले गहरे समुद्र की सतह स्थलाकृति का वॉथीमेट्रिक्स भूस्थैतिक डाटा प्राप्त करेंगे। उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की महत्वता को स्वीकार करते हुए भारत ने भी इस दिशा में आत्मनिर्भर हेतु IRNSS प्रणाली का विकास किया है। महज 7 उपग्रहों पर आधारित यह एक क्षेत्रीय मार्ग निर्देशक तंत्र है, मतलब रीजनल नेविगेशन प्रणाली है, जिसका विस्तार न सिर्फ भारत बल्कि भारत की स्थल सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर के दायरे में होगा। IRNSS द्वारा 2 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। प्रथम मानक स्थिति निर्धारण सेवा जो SPS है और जो सभी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होगी, और दूसरी प्रतिबंधित सेवाएं जो कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता को ही उपलब्ध होती हैं। मतलब 2 प्रकार की सेवाएं देता है हमारा IRNSS। तो पहली देता है एक मानक स्थिति निर्माण सेवा जो कि क्या करता है, उपयोगकर्ता को उपलब्ध होती हैं, सभी उपयोगकर्ता के लिए होती हैं, और प्रतिबंधित सेवा जो कि एक अधिकृत उपयोगकर्ता को ही उपलब्ध होती हैं। लाभ क्या होंगे इसके, स्थलीय हवाई महासागरीय दिशा निर्देशन देना, वाहन ट्रैकिंग, बेड़ा प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन करना, सैन्य क्षेत्र युद्ध सीमा प्रबंधन, आतंकी घुसपैठ पर निगरानी रखना, पदयात्रियों और पर्यटकों के लिए स्थलीय नेविगेशन की सुविधा देता है, चालकों के लिए दृश्य एवं श्रव्य दिशा निर्देशन की सुविधा देता है, सटीकता समय की गणना करता है, मानचित्रण एवं भूगर्भीय डेटा का संकलन करता है, मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण करता है। अब आते हैं हमारे स्थानिक आंकड़े परिभाषित कीजिए। जो स्थानिक आंकड़े बताने हैं, तो स्थानिक आंकड़े किसी भी स्थान के भौगोलिक सांस्कृतिक लक्षणों को प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए बिंदु, रेखा एवं बहुभुज का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे स्थानिक आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, तो किसी भी स्थान की भौगोलिक एवं जो सांस्कृतिक लक्षण होते हैं उसको प्रदर्शित करता है। ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मानचित्र पर कैसे दर्शाते हैं, बिंदु, रेखा या फिर बहुभुज आकार में इनका प्रयोग किया जाता है, वैसे दर्शाया जाता है। इन आंकड़ों के अंतर्गत उन आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीकरण एवं बनावट के आधार पर दिखाया जाता है। इनको कैसे सम्मिलित किया जाता है, तो इन उनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीकरण एवं बनावट के आधार पर दिखाया जाता है। स्थानीय आंकड़े किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे अस्पताल, स्कूल आदि क्षेत्रों की भौगोलिक इस विशेषता के बारे में भी दिखाया जाता है। फिर आते हैं हमारे 11 मार्कर।
11 मार्कर में पहला है स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को लिखिए। तो स्पेक्ट्रम क्या है और इनके प्रकार बताने हैं। स्पेक्ट्रम प्रकाश का एक ऐसा कृत्रिम व्यू होता है जिसमें प्रकाश तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ के क्रम में व्यवस्थित होता है। किसी भी दीप्त स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को उस स्रोत का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो एक प्रकाश का एक कृत्रिम व्यू होता है जिसमें प्रकाश तरंगें दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित होती हैं और ये किसी भी जो दीप्त स्रोत होता है उससे उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को स्रोत का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं हमारा रेखीय स्पेक्ट्रम, दूसरा आता है बैंड स्पेक्ट्रम और तीसरा आता है अविरत अर्थात सतत स्पेक्ट्रम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें प्रत्येक रेखा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की होती है और इस प्रकार को स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है, तो इसमें जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की होती हैं। इसमें लाल, आसमानी, नीला, बैगनी रेखाएं भी पड़ती हैं। किसी दिए गए पदार्थ के स्पेक्ट्रम में कुल निश्चित रेखाएं ही मिलती हैं। तो कोई भी जो पदार्थ दिया गया है उसके सिर्फ निश्चित ही रेखाएं होंगी जो उस वस्तु की अभिलक्षित रेखाएं कहलाती हैं। जो उस वस्तु है उसकी अभिलक्षित रेखाएं हैं। अतः स्पेक्ट्रम को देखकर या रेखाओं की तरंगदैर्घ्य को मापकर भू स्थित अभिग्राही केंद्र पता लगाया जाता है। तो जब हम तरंगदैर्घ्य को प्राप्त करते हैं, उसको मापते हैं, देखते हैं, उसका पूरा मेजरमेंट करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, जो भू स्थिर अभिग्राही केंद्र है उसका हमें पता चल जाता है। इससे स्पेक्ट्रम किस पदार्थ का बना हुआ है स्पेक्ट्रम ये पता चल जाता है। भले ही दो वस्तुओं के स्पेक्ट्रम में एक ही रंग की रेखाएं दिखाई पड़े किंतु उनकी तरंगदैर्घ्य हमेशा भिन्न भिन्न होता है। तो ये क्या होती है, रेखीय स्पेक्ट्रम होती हैं। ये कैसी होती हैं, हमेशा उसी पदार्थ की होती है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होता है इनका। इसमें आसमानी, नीला, लाल, बैगनी कलर की रेखाएं आती हैं और जो कुल निश्चित रेखाएं हैं इनसे मिलती हैं। जो भी वस्तु अभिलक्षित रेखाएं कहलाती हैं वह जिस स्पेक्ट्रम को देखा जाता है, स्पेक्ट्रम की रेखा की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको माप कर हम बस भू स्थितिक जो अभिग्राही केंद्र है उसका पता लगा सकते हैं। तो कोई पदार्थ कितनी भी भिन्न भिन्न पदार्थों के यदि सेम ही रंग आ रहे हैं फिर भी उनके तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। फिर आते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठ भूमि पर प्रकाश की पट्टियाँ होती हैं। तो एक पूरा काला पृष्ठ होता है, उस पर हमें प्रकाश की पट्टियाँ होती हैं। प्रत्येक पट्टी का किनारा तीक्ष्ण चमकदार होता है तथा दूसरे किनारे की छोर चमक धीरे धीरे कम हो जाती है, धुंधली होती जाती है। पट्टी के तीक्ष्ण किनारे को पट्टी का शीर्ष कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक पूरी ब्लैक या काले पृष्ठ पर प्रकाश की अलग अलग पट्टियाँ होती हैं। इसमें पट्टियों का जो किनारा होता है वह तीक्ष्ण और चमकदार होता है और जैसे जैसे दूर जाती हैं वह धीरे धीरे से दूसरे छोर पर जाती हैं, वह धीरे धीरे से क्या हो जाती हैं, कम और धुंधली हो जाती हैं। पट्टियों के तीक्ष्ण किनारों को पट्टी का शीर्ष कहा जाता है। जब एक छोटी स्पेक्ट्रोमीटर से इन पट्टियों को देखा जाता है तो प्रत्येक पट्टियों में अनेक स्पेक्ट्री रेखाएं दिखाई देती हैं। तो यदि हम कोई भी एक अच्छे से स्पेक्ट्रोमीटर से इनको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती हैं, अनेक स्पेक्ट्री रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं शीर्ष के समीप अधिक पास और अधिक चमकदार होती हैं और दूसरे किनारे की ओर इनकी चमक कम हो जाती है और ये दूर दूर हो जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। फिर आते हैं अविरत या सतत स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैगनी तक सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य उपस्थित होती हैं। इन रंगों के बीच में कोई स्थान नहीं होता और पास पास वाले रंग एक दूसरे के साथ एक प्रकार विलीन हो जाते हैं कि दो रंगों के बीच भी कोई निश्चित पृथक्करण रेखा नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, अवरक्त इस स्पेक्ट्रम में इसमें लाल से लेकर बैगनी तक सभी रंग के स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य बनती हैं। इनमें ऐसे बीच में कोई स्थान नहीं होता, एक दूसरे के रंगों में एक दूसरे विलीन हो जाते हैं और हमें इनकी पृथक्करण की रेखा भी उपस्थित नहीं होती। ये थे स्पेक्ट्रम। भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। संसाधन प्रबंधन, समस्या एवं समाधान आदि के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लिए भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है, इसके कारण लिखिए। तो भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, उसको परिभाषित करना है। तो भूस्थैनिकी प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में योगदान देने के लिए आधुनिक उपकरण की श्रेणी का वर्णन करती है। तो जो भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी है वह क्या है, पृथ्वी मानव समाज के जो भौगोलिक मानचित्रण है, विश्लेषण में योगदान देने के लिए एक आधुनिक उपकरण की श्रेणी का वर्णन है।
भूस्थैनिक उन प्रौद्योगिकी के संग्रहण को संदर्भित करती है जो कि भौगोलिक जानकारी एकत्रित करने, विश्लेषण करने, संग्रहित करने और प्रबंधित करने, वितरित करने, एकत्रीकृत करने एवं प्रस्तुत करने में मदद करता है। तो ये कैसी प्रणाली है? तो ये एक प्रौद्योगिकी के एक संग्रहण को प्रदर्शित करती है भूस्थैनिक, जो कि हमें बताती है कि भौगोलिक जानकारी को एकत्रित कैसे करना है, विश्लेषण करना, संग्रहित करना है, प्रबंधित करना है, वितरित करना है, एकीकृत एवं प्रस्तुत करने में मदद करता है। भूस्थैनिक तकनीक के अंतर्गत भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली, GPS और भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण के लिए रिमोट सेंसिंग जैसे तंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो बेहतर माप प्रबंधन एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव, संसाधनों की निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही पूर्वानुमान एवं निर्देशात्मक विश्लेषण प्रदान करते हैं। इससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और नियोजित हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो जो भूस्थैनिक तकनीक होती है इसके अंतर्गत क्या होते हैं? जो भौगोलिक सूचना तंत्र होती है GIS, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली होती है GPS, भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण करने के लिए एक रिमोट सेंसिंग जैसा तंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें अच्छे से माप, प्रबंधन, परिसंपत्तियों के रखरखाव, संसाधनों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। साथ ही जो पूर्वानुमान निर्देशात्मक विश्लेषण प्रदान करता है और इनमें पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और नियोजित हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। भूस्थैनिक अवसंरचना क्या है? भारत में भूस्थैनिक क्षेत्र में एक सदृढ़ परितंत्र मौजूद होता है जहां विशेष रूप से भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC एवं सभी मंत्रालय विभाग सामान्य रूप से भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो भूस्थैनिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या आता है? एक बहुत बड़ी परिसंरचना मौजूद होती है जिसमें जितने भी भारत के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, अंतरिक्ष से संबंधित, सर्वेक्षण से संबंधित, जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं सभी मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं। भारत के लिए भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? क्यों जरूरी है भारत के लिए? तो जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, शासन जैसे आज की कई समस्याओं को हल करने के लिए भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी के कई महत्व हैं। पहला आता है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन में। पहला, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने, निगरानी रखने, सटीक प्रतिक्रिया देने के लिए GIS प्रौद्योगिकी ने बहु अनुशासनात्मक विषयों को साथ लाकर स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ाने एवं कार्यवाही योग्य जानकारी प्रदान करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये क्या करता है? जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन में तो जो प्रबंधन है, उनको आपदाएं हैं उनको कम करने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए और जो सटीक प्रतिक्रिया हो रही है उनकी, वो हम GIS प्रौद्योगिकी से बहु अनुशासनात्मक विषयों को लेकर स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ाकर कार्यवाही योग्य जानकारी प्रदान करके बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भू प्रक्षेपण क्षमताओं के लिए तो भारत में वर्ष 2020 में अपनी इच्छित कक्षा में EOS फर्स्ट, जिसे पूर्व में रिसैट 2VR2 को इंजेक्ट करके सफल भूमि या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण की अपनी परंपरा को जारी रखा है। सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR, जो कि डेटा प्रदान करता है, इनकी अनूठी विशेषताओं की मदद से आने वाले समय में वानिकी, कृषि एवं आपदा प्रबंधन अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिला है। तो ये क्या करता है? भू प्रक्षेपण क्षमताओं के लिए 2020 में भारत ने एक इच्छित कक्षा में EOS-01 को प्रक्षेपित किया है, इंजेक्ट किया है, और जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण की अपनी परंपरा को जारी रखता है, निगरानी रखता है ना। सिंथेटिक अपर्चर रडार ये क्या करता है? डेटा प्रदान करता है, उनकी अनूठी विशेषताओं की मदद से आने वाले समय में वानिकी, कृषि एवं आपदा प्रबंधन अनुसंधान अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने में सहायता मिली है। प्रशासन देश एवं उनके नागरिकों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित एक प्रमुख सुधार अभियान आत्मनिर्भर भारत वर्ष 2020 में शुरू किया गया है। इस पहलों को सफलता से भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका निभा रहा है। तो प्रशासन में क्या मदद करता है? तो देश के और नागरिक हैं उनको स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक
सुधार अभियान चलाया गया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, 2020 में शुरू किया गया है। इन पहलों की सफलता से भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका रही है। स्वास्थ्य सेवाएं। महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कई क्षेत्र में भूस्थैनिक उपग्रह एवं डिस्क बोर्ड के उपयोग में तेजी से मदद करती हैं या बढ़ी हुई है, वृद्धि हुई है। यह कोविड-19 स्थिति की निगरानी के साथ शुरू हुआ था, जो कि तेजी से संचार नियंत्रण, रोगाणुशोधन क्षेत्र, प्रवासी सहायता एवं में विकसित भी हुआ है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी डिजिटल ढांचा तैयार करना था। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्वास्थ्य सेवा में क्या करते हैं, जो महामारी है उसकी निगरानी रखता है। स्वास्थ्य सेवाओं में भूस्थानिक उपकरणों ने एक डेस्क बोर्ड के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। कोविड-19 स्थिति में निगरानी रखने के लिए इसमें तेजी से संचार नियंत्रण, रोग या कीटाणु शोधन जैसे प्रवासी सहायता में भी इसकी विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी डिजिटल ढांचा तैयार करना और भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी और इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाती रही है। भूमि एवं वन संसाधन प्रबंधन। हालांकि GIS प्रौद्योगिकी का प्रयोग शहरी विकास एवं नियोजन के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर जारी है। ग्रामीण सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधित मानचित्रों की योजना, जो स्वामित्व योजना है, उसको 2020 में लॉन्च किया गया था। क्या करता है, मानचित्र बनाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के उनके सर्वेक्षण करता है। मानचित्रों की योजना है स्वामित्व योजना। ये शहरी नियोजन में और शहरी विकास में भी योगदान देता है, जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण की बुनियादी ढांचे को तैयार करना है और GIS मानचित्रण ग्रामीण नियोजन के लिए एक सटीक भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। वन विभाग ने GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जारी रखा है, जिससे वन सर्वेक्षण, वन क्षेत्रों का मानचित्रण कर, कार्बन स्टॉक मूल्यांकन कर देश भर में आवश्यक संरक्षण एवं बहाली के प्रयासों को मजबूती प्रदान की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा, आजीविका, वित्तीय समावेशन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि सहित जटिल सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र द्वारा भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी एवं उपकरण को अपनाना वर्ष 2020 में उत्साहजनक था। तो शिक्षा, आजीविका, वित्तीय समावेशन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि सहित जटिल सामूहिक समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह को अपनाकर 2020 में उत्साहजनक था। भारत के द्वारा अपनाई गई या निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास SDGs को पूरा करने की दिशा में प्रयास भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। अब आता है जल प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन के लिए। जल शक्ति मंत्रालय एवं राज्य सरकार ने राष्ट्र की जल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए पहल शुरू की है, जिसमें भूस्थैनिक प्रौद्योगिकी मुख्य घटक के रूप में सामने आई है। भूस्थैनिक अवसंरचना घटकों में से प्रत्येक अर्थात संस्थागत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव एवं अंतिम मील की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से मजबूत करने की त्वरित आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपदा प्रबंधन। पहले आते हैं इसके 3 मार्कर। संकट किस दशा में आपदा बन जाती है? तो संकट किस दशा में आपदा बन जाती है? तो संकट से हमारा तात्पर्य उन प्राकृतिक तत्वों से है जिनमें जान मान को क्षति पहुंचने की संभावना होती है। संकट उस समय आपदा बन जाता है जब वह अचानक उत्पन्न हो, इससे निपटने के लिए पूर्ण तैयार भी ना हो। इसे क्या कहा जाता है? आपदा कहा जाता है। संकट कब आपदा बनता है? जब प्राकृतिक तत्व जान मान की क्षति पहुंचाते हैं, तो उसे आपदा कहा जाता है, संकट कहा जाता है। और संकट उस समय जब आपदा बन जाता है जब अचानक ये हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी भी ना हो।
उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं। क्यों बनता है? तो महासागरीय तल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो ताकि तूफान को अधिक मात्रा में आर्द्रता मिल सके, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो इसमें क्या होता है, जो महासागर होते हैं उनका जल क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिससे तूफान को क्या होता है, अधिक मात्रा में आर्द्रता मिल जाती है और इससे जो गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीव्र कॉरियोलिस बल जो कि केंद्र की निम्न वायु दाब को भरने ना दें। तो एक कॉरियोलिस बल होता है जो कि जो निम्न दाब बन गया है, गर्म हो गई वहाँ की एयर सागरों की, तो उसको भरने नहीं देता वायु दाब को। तो क्या होता है, क्षोभमंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बनने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्षोभमंडल है उसमें भी अस्थिरता आ जाती है, जिससे कि जो स्थानीय स्तर है वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनते रहते हैं, बनते जाते हैं। तो इसे क्या होता है, तूफान आते हैं तो उष्ण कटिबंधीय तूफान आने की मुख्यतः 3 भूमिका होती हैं जिससे कि आ जाते हैं। यदि समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, बड़ी संख्या में आर्द्रता मिल जाएगी और गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, कॉरियोलिस भी इतना ज़्यादा होता है कि केंद्र में जो निम्न वायुदाब बना है वो भर नहीं पाता। तीसरा, क्षोभमंडल में अस्थिरता रहती है, जिससे जो स्थानीय स्तर है वहाँ पर निम्न वायुदाब ही बनते रहते हैं। तो क्या आते हैं, उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं। चरम घटनाएं क्या होती हैं? तो चरम प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज करके मानव समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो जाती हैं, चरम घटनाएं कहलाती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, नाभिकीय विस्फोटक आदि। तो चरम घटनाएं क्या होती हैं? तो एक ऐसी प्राकृतिक या मानव कारकों की फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली घटनाएं होती हैं जो कभी कभी घटित होती हैं और इनकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर देती हैं, मानवीय समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर देती हैं। और ये घटनाएं क्या होती हैं? जैसे कि हमारा बाढ़, भूकंप, नाभिकीय विस्फोट आदि होते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर देते हैं, मानव समाज के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उन्हें चरम घटनाएं कहा जाता है। सुनामी उत्पन्न होने के लिए महत्वपूर्ण कारण क्या है? सुनामी क्यों उत्पन्न हो जाती है? तो सुनामी उत्पन्न होने के लिए 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला आता है भूकंप, आ गया है तो सुनामी आ जाएगी। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और तीसरा भूस्खलन हो गया, तब भी आती है। जब समुद्र या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में इसमें से किसी भी एक आपदा की आवृत्ति होती है तो सागरों में सुनामी उत्पन्न हो जाती है। तो किस कारण से आती है? 3 कारण होते हैं मुख्य, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन। कोई भी समुद्र में या फिर उसके निकटवर्ती क्षेत्र में ऐसे तीनों में से कोई भी एक आपदा घटित होती है तो क्या हुई, सुनामी उत्पन्न हो जाती है। फिर आती है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जो राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो क्या है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में गठित किया गया है। तो ऐसे नहीं बना दिया, बल्कि इसके लिए एक अधिनियम था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके द्वारा इसको गठित किया गया है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में नीति योजनाओं को तैयार करते हैं। यह राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय, आपदा के समन के लिए तत्पर रहने के उपाय एवं राज्य के विभिन्न विभागों योजनाओं की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कार्य क्या करते हैं? ये जो क्रियान्वयन है आयोग का, राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन समन्वय करते हैं, आपदा के समन के लिए तत्पर रहते हैं, उपाय एवं जो राज्य के विभिन्न विभाग हैं उनके योजनाओं की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आता है योको हामा फ्रेमवर्क क्या है? तो योकोहामा फ्रेमवर्क है 1994 में योकोहामा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन के अंतर्गत विकसित एक फ्रेमवर्क है। तो ऐसे क्योंकि भैया जैसे कोई क्या होता है, आपदाएं आती हैं तो सब लोग चिल्लाते हैं, हो आ हु हा हु ऐसे चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारी आवाज़ आती है। तो इसका योकोहामा क्यों आती है? तो प्राकृतिक आपदाएं जब घटित होती हैं उनको न्यूनीकरण करने के लिए एक सम्मेलन था। कब आयोजित किया गया? 1994 में किया गया है। इस सम्मेलन में सुरक्षित विश्व के लिए एक योकोहामा कार्य नीति एवं कार्य योजना का निर्माण किया गया है। ऐसी कार्य मतलब क्या काम करना चाहिए, क्या कार्य योजना होनी चाहिए, उसका निर्माण करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके तहत आपदा प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण की सफल नीतियाँ बनाई गई थी, तैयार की गई थी और क्षमता विकास, निवारण उपायों, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी उपाय एवं आपदा के संरक्षण के उपाय पर बल देता है। तो ये क्या करता है? इसके तहत आपदा प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण की सफल नीतियाँ बनाने, तैयार करने, क्षमता विकास करने, निवारण उपाय एवं शिक्षा
प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग आपदा से संरक्षण के उपाय करने पर बल देता है। मौसमी सूखा किसे कहा जाता है? तो मौसमी सूखा क्या कहा जाता है? तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तो किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन? भारतीय मौसम विभाग ने दी है। तो मौसमी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जब औसत वर्षा सामान्य से 75% या इससे कम होती है। तो जो औसत वर्षा है, जैसे हमारे भारत मध्य प्रदेश की 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है, लेकिन यदि कभी ऐसा हो कि 75% से भी कम या उससे जो औसत वर्षा है उससे 75% या फिर उससे भी कम वर्षा होती है, तो इस मानसून के समय सामान्य से कम वर्षा होने एवं बौछार के बीच की अवधि लंबी होने से फसल सूखने लगती है। जो बौछार होती है, जो वर्षा होती है, समय से कम हो गई तो इसमें क्या होगी? फसल सूखने लगती है और इसी कारण से इस स्थिति को मौसमी सूखा कहा जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को इसके कार्य के निष्पादन में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। तो किसके द्वारा बनाई गई है? जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति कार्य करने के लिए बनाई गई है। लेकिन किसने बोला है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा जो 8 है, इसने बोला है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण को कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह क्या है? तो केंद्रीय गृह सचिव है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो केंद्रीय गृह सचिव हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय जो कार्यकारी समिति है उसको आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी एवं निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता है। तो क्या करता है? समन्वयकारी है, एक निगरानी निकाय है और यह राष्ट्रीय योजना बनाने एवं राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या करता है? राष्ट्रीय योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। इसमें केंद्रीय गृह सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राहत से आप क्या समझते हैं? तो राहत आपदा को कम करने और भोजन, पानी, आश्रय जैसी बुनियादी मानवीय ज़रूरतें प्रदान करने के लिए प्रदान की जाने वाली एक तत्काल सहायता होती है। इसे क्या कहा जाता है? राहत कहा जाता है। तो राहत क्या होती है? तो आपदा को कम करने, भोजन, पानी, आश्रय आदि बुनियादी जो मानवीय ज़रूरतें होती हैं उनको प्रदान करने वाली जो तत्काल सहायता होती है उसे राहत कहा जाता है। आपदा प्रबंधन चक्र क्या है? तो आपदा प्रबंधन चक्र उस चल रही प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा सरकारें, व्यवसाय एवं नागरिक समाज आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और आपदाओं के दौरान उसे तुरंत बाद प्रतिक्रिया करते हैं और आपदा होने के बाद ठीक होने के लिए कदम उठाते होते हैं। क्या कहा जाता है? आपदा प्रबंधन चक्र कहा जाता है। तो आपदा प्रबंधन चक्र पूरा चलता रहता है कैसे? तो आपदा प्रबंधन चक्र एक चक्र रही जो चल रही प्रक्रिया है उसको दर्शाता है। इसके द्वारा क्या होती है? जो सरकारें होती, व्यवसाय होती, मानव होता है, नागरिक समाज होता है, वह आपदा के समय या आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं, उससे आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत बाद प्रतिक्रिया करते हैं और आपदा होने के ठीक बाद और जो कदम उठाते हैं उन्हें आपदा प्रबंधन चक्र कहा जाता है। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। पहला क्वेश्चन है सामुदायिक योजनाओं की अवधारणा क्या है? सामुदायिक योजनाएं क्या होती हैं? सामुदायिक योजनाएं एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत समुदाय के लोग अपनी एक जैसी समस्याओं के समाधान करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। मतलब एक पूरा समाज है, उसमें समान प्रकार के लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? समान है और उनके समाधान करने के लिए एक समूह बनाया गया है जिसे सामुदायिक समूह कहा जाता है, सामुदायिक योजना कही जाती है। सामुदायिक योजना एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों जो कि स्थानीय गांव में रहते हैं अपनी आर्थिक सामाजिकताओं को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो जितनी भी उनकी आर्थिक या सामाजिक समस्याएं हैं उनको उन्नत करने में जो सहायता देने के लिए प्रवृत्त होती हैं उन्हें कहा जाता है सामुदायिक योजना। अपनी आर्थिक एवं सामाजिकताओं को उन्नत करने के लिए सहायता देने के लिए प्रवृत्त होती हैं तथा भौतिक संपत्ति के विकास में प्रभावशाली कार्यकारी समूह बनाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? सामुदायिक योजनाएं कहा जाता है। ये क्या होते हैं? कोई भी स्थानीय लोग होते हैं, एक जैसे व्यक्ति होने चाहिए, है ना, मतलब एक जैसी समस्याएं होती हैं उनकी, वह अपने आर्थिक और जो सामाजिक होती हैं उनको उन्नत करने के लिए सहायता देने के लिए प्रवृत्त होते हैं, उनको सामुदायिक योजना कहा जाता है। यह भौतिक संपत्ति के विकास में प्रभावशाली कार्यकारी
समूह बनाते हैं। योजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति में जनता का सहयोग अति आवश्यक है। तो कोई भी योजना है, यदि उसको लक्ष्य प्राप्त करना है तो क्या होगा, जनता की सहयोग की अति आवश्यकता होती है। बिना जनता के सहयोग के योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यदि कोई भी जनता का सहयोग नहीं है तो कोई भी योजना प्राप्त नहीं की जा सकती, मतलब सफल नहीं हो सकती। इसमें किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु यह समाज में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं का निर्माण सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किया जाता है। तो कोई भी समस्या है उसके समाधान करने के लिए और जो समाज है उसमें वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना का निर्माण किया जाता है, सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर ही किया जाता है। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। तो भारत में बाढ़ कहाँ कहाँ आती है, उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में मुख्यतः निम्न मैदानी एवं डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ आती है। तो कहाँ पर आती है, तो जो निम्न मैदान है वहाँ पर, और जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ आती है। भारत में 12% क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित है। इन क्षेत्रों में देश का लगभग 20% जनसंख्या निकाय निवास करता है और उत्तर भारत की अति सघन जनसंख्या क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो सबसे पहले हमारे पूरे भारत में 12% क्षेत्रों में बाढ़ आती है और उसमें भी जो 20% जनसंख्या है वह हमेशा बाढ़ का सामना करती है और उसमें भी जो उत्तर भारत के अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वह बाढ़ से प्रभावित होते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में आवृत्ति बाढ़ के कारण जनमान की हानि होती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित भूमि के रूप में चिन्हित किया था। कितनी भूमि है, तो 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित भूमि के रूप में चिन्हित किया था। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे उत्तर प्रदेशों की अधिकांश नदियां भी लगातार बाढ़ की चपेट में हैं। तो जितने भी हमारे उत्तर भारत हो गया उसमें मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब है, इसमें अधिकांश नदियों के द्वारा बाढ़ आती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य भी हाल ही में के जो वर्ष हैं इनमें बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गए थे। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब अभी कुछ वर्षों में ही बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गए थे। यह आंशिक रूप से मानसून के पैटर्न के कारण एवं मानवीय गतिविधियों के द्वारा अधिकांश जलधाराओं एवं नदियों के अवरुद्ध होने के कारण हो रहा है। तो बाढ़ें आ क्यों रही हैं इतनी, मतलब राजस्थान जैसे शहर भी बाढ़ में जलमग्न हो गए, क्यों, क्योंकि आंशिक रूप से वर्षा मेन कारण है, उनका पैटर्न अलग है, मानव की गतिविधियां हैं, अधिकांश जलधाराएं हो गई और नदियों का अवरोध मुख्य कारण बना माना जाता है। मानसून के निवृत्तन के लिए कभी कभी तमिलनाडु में नवंबर से दिसंबर की माह में बाढ़ आ जाती है। जब मानसून लौटता है तो लौटते मानसून में वह तमिलनाडु के क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा करता है नवंबर से जनवरी के बीच में, और उस समय वहाँ पर बाढ़ देखी जाती है। मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में भी शहरी प्रबंधन सही तरीके से ना होने से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। मतलब बाढ़, इतना पानी नहीं गिरता कि बाढ़ आ जाए या फिर नदियाँ घर में घुस जाए, नहीं, बल्कि क्या है, इनका जो शहरी प्रबंधन नहीं है, अच्छे से उन्हें मैनेज ही नहीं किया तो क्या होता है, पानी जल्दी भर जाता है और बाढ़ जैसी समस्या आम हो जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में राज्य में सुनामी एवं ज्वार भाटे के समय बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जो तटीय क्षेत्र होते हैं, राज्य होते हैं, इनमें सुनामी या फिर ज्वार भाटे आते हैं, इनके कारण भी कभी कभी बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सुवेद्यता क्या है, और सूखे के कारण भारत को प्राकृतिक आपदा सुवेद्य क्षेत्र में विभाजित की है। तो सुवेद्यता क्या होती है और सूखे के आधार पर हम भारत की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें सुवेद्यता का वर्गीकरण करना है, विभाजित करना है। सुवेद्यता का अर्थ, सुवेद्यता किसी व्यक्ति, जन समूह एवं क्षेत्र में हानि पहुंचने का भय होता है जिससे वह व्यक्ति, जन समूह, क्षेत्र प्रभावित होता है। सुवेद्यता क्या होती है, सुवेद्यता किसी व्यक्ति, जन समूह या क्षेत्र में हानि पहुंचने का भय है जिससे व्यक्ति, समूह और पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। भारत में प्राकृतिक आपदा सुवेद्यता क्षेत्रों का विभाजन भारत को सूखे के आधार पर निम्नलिखित प्राकृतिक आपदा वाले सुवेद्यता क्षेत्र बांटा जाता है। तो जो हमारे भारत में प्राकृतिक आपदा सुवेद्य क्षेत्र हैं उनका भारत को सूखे के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहले आता है, मुख्यतः 3 में बांटा गया है। पहले अति सूखा प्रभावित क्षेत्र, फिर अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र और तीसरा आता है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आता है राजस्थान के अधिकांश भाग, विशेषकर अरावली का, पश्चिम में स्थित मरुस्थली गुजरात का कच्छ
क्षेत्र जो कि अत्यधिक सूखा प्रभावित होता है और 90 मिलीमीटर से भी कम औसत वर्षा वहाँ पर होती है, वार्षिक वर्षा। अति सूखा के अंतर्गत आता है कौन सा? राजस्थान। और जो अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है वो मरुस्थलीय और गुजरात की कक्षीय क्षेत्र है। इसमें अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर 90 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा और या औसत वार्षिक वर्षा होती है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड के दक्षिणी भाग जैसे क्षेत्र आते हैं अति सूखा प्रभावित क्षेत्र में। फिर मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कोंकण को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक वाले क्षेत्र आते हैं वो अपने मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र में। कुछ थोड़ा सा कर्नाटक, थोड़ा सा महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यह मध्यम सूखा में आते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं बतानी हैं। तो जो भारत में आपदाओं का संपूर्ण समाधान करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया, यह व्यापक कानून का प्रबंधन करने के साथ साथ संस्थागत व्यवस्थाएं भी बनाता है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, ये क्या करता है? एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है। दूसरा, यह संस्थागत संरचनाएं बनाता है, समन्वय व्यवस्था करता है, आपदा प्रतिक्रिया के लिए कुछ काम करता है, सलाह एवं अनुसंधान करने के लिए वित्तीय एवं वित्त संबंधी प्रावधान शामिल है इसमें। तो पहले आता है यह नोडल एजेंसी है। यह अधिनियम समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है। किसको? गृह मंत्रालय को नामित करता है। किसके लिए? आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए। फिर आता है संस्थागत संरचना। यह राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना स्थापित करता है। तो राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए एक संस्थानों की एक व्यापक संरचना स्थापित करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। समन्वय व्यवस्था, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी। तो दो प्रकार की कार्यकारिणी है। समन्वय कैसे करता है? तो राज्य कार्यकारिणी से करता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से करता है। आपदा प्रतिक्रिया के लिए, जो आपदा प्रतिक्रिया है उसके लिए क्या करता है? NDRF। आपदा प्रतिक्रिया के लिए NDRF है इसके पास। सलाह एवं अनुसंधान के लिए यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है और राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसके पास सलाह एवं अनुसंधान करने के लिए। वित्त एवं वित्तीय तंत्र के प्रावधान में सम्मिलित है। आपातकालीन प्रतिक्रिया में इसके लिए धन की व्यवस्था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष है। राज्य एवं जिला स्तर पर भी अलग अलग फंड हैं। तो पहला है आपातकालीन स्थिति के लिए धन व्यवस्था उपलब्ध कराता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष है और राज्य एवं जिला स्तर पर अलग अलग फंड हैं। नागरिक एवं आपराधिक दायित्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में परिणाम स्वरूप विभिन्न नागरिक आपराधिक देयताओं के लिए भी अधिनियम कई धाराओं का प्रावधान करता है। तो जो आपराधिक हो गए या फिर जो नागरिक हो गए, उनके दायित्वों के क्या प्रावधान है, उनके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जो भी दंड होता है, देय होता है, उसके लिए भी अलग अलग धाराओं का प्रबंधन करता है। यह प्रावधान किया गया है इसमें। सुनामी का क्या प्रभाव होता है? तो सुनामी क्या है और इसका क्या प्रभाव होता है? तो महासागरों में उत्पन्न हुई एक उच्च ऊर्जा वाली लहर होती है जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तली से भ्रंश या फिर प्लेटों के टकराने से उत्पन्न रिएक्टर मापक से 7 से अधिक परिमाण वाले अंतः समुद्री या सागरीय भूकंप द्वारा भी होती है। तो देखो पहले आते हैं सुनामी क्या है। तो जो महासागर होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली जो उच्च ऊर्जा वाली एक लहर होती है उसे सुनामी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? जो महासागरीय तल है इनमें भ्रंश पड़ने से या फिर प्लेटों में टकराने से, उनमें टक्कर होने से जो उत्पन्न रिएक्टर मापक है इसमें से 7 से यदि अधिक परिमाण की तीव्र तरंग है तो उसे क्या कहा जाएगा? सागरीय भूकंप कहा जाता है या सागरीय भूकंप द्वारा होती हैं। सुनामी का प्रभाव क्या है? तो इसमें मुख्यतः तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव, समुद्री घास आदि पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
सुनामी के कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसके अंदर नमकीन जल के कारण मृदा का नुकसान होता है। समुद्र के कारण अवसंरचना की तबाही, समुद्री जो सुनामी होती है इससे क्या होता है, अवसंरचना की तबाही होती है, जैसे सड़क, बंदरगाह, रेल परिवहन, संचार, बिजली आदि को नुकसान होता है। बड़ी संख्या में जनहानि होती है और यूटोफिकेशन की क्रिया होने लगती है जिससे कि जैव विविधता पर खतरा होता है। तो जो हमारी सुनामी होती है इसके क्या प्रभाव होते हैं, पहला, यह तटीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव, समुद्री घास को प्रभाव पहुंचाता है। इसके तटीय क्षेत्र में पानी अंदर चला जाता है। नमकीन जल से मृदा प्रदूषण होता है। अवसंरचना की तबाही होती है जैसे कि सड़क, बंदरगाह, परिवहन, संचार, बिजली आदि को नुकसान होता है। जनसंख्या को बड़ी मात्रा में हानि होती है और यूटोफिकेशन जैसी क्रियाएं भी जैव विविधता पर खतरा होती हैं। अब आते हैं भूस्खलन निवारण के उपाय बताइए। जो भूस्खलन निवारण है कैसे कर सकते हैं, तो जो पर्वतीय ढाल होती हैं, नदी तट होते हैं, इन पर छोटी छोटी शिलाएं, मिट्टी, मलबे का अचानक खिसक कर नीचे गिरना भूस्खलन कहलाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसकी आवृत्ति मानव जनित कारणों से काफ़ी बढ़ गई है। तो भूस्खलन होता क्या है, जो पर्वतीय ढाल होते हैं या जो नदी के तट होते हैं उनकी छोटी छोटी शिलाएं होती हैं, मिट्टी, मलबा होता है, वह अचानक नीचे गिर जाता है और इसे भूस्खलन कहा जाता है। यह प्राकृतिक घटना है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, मानव जनित कारणों से आजकल बढ़ गई है। निवारण कैसे, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, विकास कार्य है उन पर प्रतिबंध लगाकर, कृषि कार्यों में कमी करके, बढ़ती बस्तियों के विकास पर नियंत्रण करके, बृहद स्तर पर वनीकरण करके और सीढ़ीनुमा खेत बनाकर हम कर सकते हैं क्या, हमारे भूस्खलन को कम। पहले आता है हमारा विकास कार्यों पर प्रतिबंध करके, जैसे कि भूस्खलन जो संभावी क्षेत्र है वहाँ पर सड़क, बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृषि कार्य में कमी करके इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी मध्यम ढाल वाले क्षेत्रों पर सीमित ही होने चाहिए। बढ़ती बस्तियों के विकास में नियंत्रण, तो जितनी भी उच्च सुविधा वाले क्षेत्रों में ही बनाने चाहिए, ये इनमें रोक देना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। बृहद स्तर पर वनीकरण, जल बहाव को कम करने के लिए वन जरूरी होते हैं, इसलिए ज़्यादा वन लगाओ। सीढ़ीनुमा खेती बनाकर खेत कृषि कर सकते हैं। तो जो उत्तर पूर्वी या जो पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं उनमें झूम कृषि या जो स्थानांतरण खेती या झूमिंग कृषि है वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती बनाकर खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। ये हो गए हमारे भूस्खलन को कम करने के उपाय। फिर आते हैं हमारे 11 मार्क। संसाधन मानचित्रण से आप क्या समझते हैं और संसाधन मानचित्रण में कौन कौन से संसाधन प्रयोग लिए जाते हैं। संसाधन मानचित्रण उन संसाधनों की पहचान करता है जो कि वास्तव में किसी अभियान के लिए इस्तेमाल होते हैं। उपयुक्त संसाधनों में मानव संसाधन, समवर्ती कार्यकलाप, कौशल, अनुभव एवं उपलब्ध समृद्ध वित्तीय संसाधन, द्रव्यमान एवं संस्थानिक संपत्तियां, नेटवर्क, संपर्क, समर्थन, सहयोग वृद्धि सम्मिलित होते हैं। संसाधन मानचित्रण किसी अभियान की प्राकृतिक कार्य क्षेत्र को तय करता है। जो संसाधन मानचित्रण होता है ये क्या करता है, संसाधनों की पहचान करता है, वास्तव में किसी भी अभियान के लिए इस्तेमाल होने और उपयुक्त संसाधनों में मानव संसाधन, समीपवर्ती कार्यकलाप, कौशल, अनुभव एवं उपलब्ध समृद्ध वित्तीय संसाधन, द्रव्यमान एवं स्थानिक परिसंपत्ति तथा नेटवर्क, संपर्क, समर्थन, सहयोग वृद्धि सम्मिलित होते हैं। संसाधन मानचित्रण किसी अभियान की प्राकृतिक एवं कार्य क्षेत्र को तय करता है। संसाधन मानचित्रण के लिए आवश्यक संसाधन बताइए। जो संसाधन मानचित्रण है उसके लिए आवश्यक संसाधन, पहले आते हैं मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, संस्थानिक संसाधन, भौतिक परिसंपत्तियाँ और नेटवर्क, ये सब क्या होती हैं, संसाधन मानचित्रण के लिए आवश्यक होती हैं। तो पहले आते हैं हमारा मानव संसाधन। मानव संसाधन किसी भी अभियान का सबसे मूल तत्व होता है। नियोजित अभियान पर कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं तथा एक सप्ताह में कितने दिन काम होगा, उस अभियान में कितना समय लगेगा, अभियान के लिए उपलब्ध कर्मी, स्वयं सेवकों में कौशल एवं ज्ञान का मानचित्रण करें। इनकी विशेषताओं एवं अनुभव क्या है, वे इस अभियान के लिए कितने उपयोगी हैं, इस अभियान में क्या वे योगदान दे सकते हैं, इस सब का क्या कर दिया जाता है, मानचित्रण किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा संसाधन का मानचित्रण, जो भी हमारे काम में संसाधन उपयोग हो रहे हैं उनका मानचित्रण करना।
इसमें हम क्या कर सकते हैं, उनके अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं उनको हम देखते हैं अच्छे से। मानव संसाधन, इसमें समर्पित जो कार्यकलाप हैं वो कौशल, अनुभव, उपलब्ध समृद्ध वित्तीय संसाधन, द्रव्यमान, संस्थागत संपत्ति, नेटवर्क, संपर्क, समर्थ, सहयोगबद्ध सब सम्मिलित होता है। संसाधन मानचित्रण किसी भी अभियान के प्राकृतिक कार्य क्षेत्रों को तय करता है। तो मानव संसाधन पढ़ लिया हमने। इसमें मानव संसाधन का अभियान में क्या करते हैं, कोई भी अभियान हो, मानव संसाधन मूल तत्व होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कितने लोग काम करेंगे, क्या भी कर सकते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन काम करना पड़ेगा और अभियान कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, क्या वो कर्मी स्वयं सेवक कुशल हैं, ज्ञान उनको है उनका नहीं है, विशेषताओं का अनुभव क्या है, कितने उपयोगी हैं और अभियान के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, ये सब इसका क्या कर सकते हैं, हम अध्ययन करते हैं। फिर आता है वित्तीय संसाधन। कौन से वित्तीय संसाधन की ज़रूरत है और कैसे संसाधन या कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये देखना। यह किस प्रकार की निधि सहजता से उपलब्ध है, तो ये किस प्रकार की निधि और ये सहजता से उपलब्ध है या नहीं। फंडिंग के लिए कहाँ आवेदन किया जाए और कितना समय लगेगा, तो हमें यदि फंडिंग लेनी है तो हमें कहाँ आवेदन करना चाहिए और कितना समय लगेगा उसके लिए। एक सफल अभियान के लिए अनुदान संचालन, राजनीति एवं ठोस वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण घटना है। इसमें क्या होता है, एक सफल अभियान के लिए हम अनुदान संचयन, रणनीति एवं ठोस वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण घटक होते हैं। संस्थानिक परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं, तो अभियान या संगठन या गठबंधन की शक्तियाँ क्या हैं, ये देखना। जो हमारा संगठन है उसका वो कैसा है, उसका गठबंधन की शक्तियाँ क्या हैं, ये इसका अध्ययन करना। आंतरिक शक्ति, जैसे कि हमारा संगठन नेटवर्क में ज्ञान, अनुभव तथा बाह्य शक्ति जैसे कि विश्वसनीयता एवं पब्लिक प्रोफाइल पर विचार करता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो आंतरिक शक्ति है जैसे कि संगठन हो गया, नेटवर्क हो गया, इसमें ज्ञान, अनुभव, बाह्य शक्ति जैसे जो विश्वसनीय एवं पब्लिक प्रोफाइल है उन पर हम विचार करते हैं। भौतिक परिसंपत्तियाँ, एक सरल स्प्रेडशीट पर बैठ एवं कार्यालय स्थान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट की पहुंच, संप्रेषण सामग्री एवं अन्य भौतिक वस्तुओं की सूची बनाई जाती है। अभियान में शामिल सदस्यों एवं परिसंपत्तियों की एक सूची बनाई जानी चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है। तो ये भौतिक परिसंपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नेटवर्क। यह तय करना कि कौन सा नेटवर्क इस संगठन या फिर गठबंधन का हिस्सा है, अभियान के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस अभियान को क्या लाभ होगा। औपचारिक नेटवर्क के अलावा रियल लाइफ संपर्कों पर विचार करना, जो रियल टाइम संपर्क है उन पर विचार करना, और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों में संपर्क को एक ग्राफ में दर्शाया जाता है। जितने भी क्रियाकलाप हैं, क्रियाविधि हैं, गतिविधियां हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ में दर्शाते हैं। फिर आती हैं प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उन्हें दूर करने के उपाय का सुझाव दीजिए। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्रबंधन में भारत में सक्षम जो आने वाली चुनौतियां हैं उन पर हमें चर्चा करना है और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, इसके उपाय बताने हैं। प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भारत के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। पहला, तैयारी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव। फिर इस संदर्भ में बहाली एवं पुनर्वास उपायों का कमज़ोर होना, जागरूकता एवं भागीदारी की कमी। फिर उसके हम निपटान देख लेंगे। पहले आते हैं कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो पहला आता है तैयारी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त सामग्री या फिर पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव है। कई आपदा जैसे कि प्रवण क्षेत्र में उचित आपदा प्रबंधन योजनाएं, जोखिम आकलन, आकस्मिक योजनाएं आदि का अभाव होता है, जो कि आपदा के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो प्रवण क्षेत्र है उसमें उचित आपदा प्रबंधन योजनाएं, जोखिम आकलन कर सकते हैं, आकस्मिक योजनाएं बना सकते हैं। उनके अभाव होने के कारण ही क्या होता है, आपदा के प्रभाव को कम करने में मदद तो कर सकते हैं हम, मतलब ये अभाव करके।
अभाव होता है यदि हम इनको अच्छा कर लें तो क्या हो जाएगी, हमारी अच्छी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को आने वाली जो आपदा के बारे में समय होता है उसकी सटीक जानकारी एवं चेतावनी नहीं मिल पाती, मतलब पहले से अलर्ट जारी नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, समय पर यदि मिल जाए तो इससे निवारक और जो सुरक्षात्मक उपाय है वो नहीं हो पाते। यदि पहले से मिल जाएगी तो हम सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन नहीं मिल पाती तो हम क्या हो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। पहले तो 2 कारण हो गए कि हमारी है पहले से हमारे पास योजनाएं नहीं है, योजना का अभाव है, आकलन का अभाव है और प्रबंधन का अभाव है। फिर दूसरा, हमें जानकारी नहीं मिल पाती और चेतावनी नहीं मिल पाती। फिर आते हैं इस संदर्भ में पर्याप्त प्रतिक्रिया या फिर राहत या अभियान चल कैसे कर सकते हैं। तो हम भारत की जो प्राकृतिक आपदा हैं उनके दौरान और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और जो क्षेत्र हैं उनको त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया एवं राहत अभियान प्रदान करके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर आते हैं बहाली एवं पुनर्वास आयोग का कमज़ोर होना। जो सेकंड पॉइंट है तो इसमें क्या है, हमें पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दे पाते और राहत अभियान नहीं पहुंच पाते, जिससे क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर आता है हमारी बहाली एवं पुनर्वास उपायों का कमज़ोर होना। तो भारत की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे प्रभावित वाले जो लोग हैं उनकी क्षेत्रों की बहाली पुनर्वास में चुनौती का सामना करना पड़ता है। भारत में वित्तीय सहायता, मुआवजा, बीमा, आजीविका सहायता, आवास पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में भी देरी देखने को मिलती है, जो कि सामान्य स्थितियों को बहाल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपदा राहत एवं पुनर्वास के लिए आवंटित धन एवं संसाधनों के उपाय में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन एवं पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे जो राहत कार्य हैं, पुनर्वास हैं, इनमें क्या होती है, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन एवं पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। ये प्रमुख समस्या है। जागरूकता एवं भागीदारी की कमी है। भारत में आपदा प्रबंधन में लोग एवं समुदाय के बीच जागरूकता नहीं है, उनकी कमी है, और जो भागीदारी है उसकी भी समस्या हम बनी रहती है। अब आते हैं चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या होंगे। राष्ट्रीय, राज्य एवं जो स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए। आपदा जोखिम मूल्यांकन, पूर्व चेतावनी, निगरानी एवं पूर्वानुमान के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। इसके रोकथाम, शमन, राहत एवं पुनर्वास के लिए व्यापक एवं एकीकृत आपदा प्रबंधन योजना, नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का विकास एवं क्रियान्वयन करना। आपदा प्रबंधन में सरकारी एजेंसी, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, मीडिया, अकादमिक संस्थान आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय एवं सहयोग में सुधार करना चाहिए। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान के माध्यम से आपदा प्रबंधन से लोग एवं समुदाय की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। आपदा प्रबंधन में महिला, बच्चे, बुजुर्ग एवं विकलांगों जैसे कमजोर समूह की भागीदारी एवं को और सशक्त बढ़ावा देना चाहिए और सशक्तिकरण करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। आपदा प्रबंधन में स्थिरता, समानता एवं समावेशिता के सिद्धांत को सम्मिलित किया जाना चाहिए।